आज से ठीक 62 इयर्स पहले यूरी गगैरियन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बने थे और ये कहना गलत नहीं होगा कि यहीं से हम इंसानों ने इस स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में एक नया कदम रखा था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आज के दिन 2023 में हम इंसानों के लिए स्पेस में जाना कोई बड़ा चैलेंज नहीं रहा है, जो असली चैलेंज आज के दिन है वो इससे एक लेवल अप हो चुका है। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्पेस कोलोनाइजेशन की। स्पेस कोलोनाइजेशन का सिंपल शब्दों में मतलब होता है कि अपने करंट प्लैनेट को छोड़कर स्पेस में किसी दूसरे प्लैनेट पर जाकर एक परमानेंट कॉलोनी सेटअप करना, उस जगह को कोलोनाइज करना और एक ऐसा हैबिटेट क्रिएट करना जहां हम इंसान हमेशा के लिए रह सके अगर हमारा होम प्लैनेट कभी डिस्ट्रॉय हो जाए तो। अब मेरे ऐसा बोलने के पीछे एक बड़ा कारण है। असल में ये सेम चीज 2001 में लेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर अगले 1000 सालों में स्पेस में कोई कॉलोनी नहीं बनाई गई तो ह्यूमन रेस आने वाले सालों में एक्सटिंक्ट हो जाएगी। और ऐसा ही एक और स्टेटमेंट उन्होंने 2010 में भी दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि इंसानों के पास दो ही ऑप्शन है, या तो अगले 200 सालों में हम स्पेस को कोलोनाइज कर ले या फिर हमें एक्सटिंक्शन को फेस करना होगा। लेकिन रियलिटी तो ये है कि आज के दिन कोई भी परमानेंट स्पेस सेटलमेंट अभी तक हम नहीं बना पाए हैं। आज के दिन बस कुछ टेम्पररी सेटलमेंट्स ही मौजूद हैं मार्स जैसे प्लैनेट्स पर, जिनका इस्तेमाल उन प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए किया जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ये स्पेस कोलोनाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और क्या सच में इन दो शब्दों पर हमारी रेस का पूरा फ्यूचर डिपेंड है, और क्या कारण है कि इतने बड़े साइंटिस्ट की इस मुद्दे को लेकर इतनी चिंता थी। तो आइए आज की इस वीडियो में इस कॉम्प्लेक्स से दिखने वाले टॉपिक को बड़े सिंपल तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि आखिर स्पेस कोलोनाइजेशन इतना जरूरी क्यों है, और आखिर इसका हम इंसानों के एग्जिस्टेंस से क्या लेना देना है। वेल, इसका जवाब छुपा है हमारे आज में। आज हम इंसानों के पास अर्थ पर हर एक चीज अवेलेबल है, सफिशिएंट रिसोर्सेज है, वाटर है और एक सूटेबल एनवायरनमेंट है रहने के लिए। लेकिन एक सेकंड के लिए सोच के देखिए कि एक दिन ये सभी चीजें या इसमें से कुछ चीजें अर्थ से गायब हो जाए तो अर्थ पर कैसे हालात होंगे। ऐसा होने पर हमारा सर्वाइवल इस प्लैनेट पर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसी तरह के कुछ मेजर रीजंस को हमने 4 कैटेगरी में बांटा है जो कारण बन सकते हैं हमारे इस प्लैनेट को छोड़ने का। तो सबसे पहली चीज है कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स, जैसे कि कोई बड़े एस्टेरॉइड का अर्थ से टकराना, बायो वॉर्स, अनस्टॉपेबल ग्लोबल वार्मिंग, एक्सट्रीम न्यूक्लियर वॉर या किसी तरह के बड़े पैंडेमिक, जिसका सबसे रिसेंट एग्जाम्पल कोविड-19 ही है। ये कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो एकदम एक्सट्रीम लेवल पर हो सकते हैं और उनसे हम इंसानों का एग्जिस्टेंस खतरे में आ सकता है, जिस वजह से इन्हें कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स में इंक्लूड किया जाता है। और इस तरह के टाइम में पूरी ह्यूमन रेस को एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए किसी दूसरे प्लैनेट पर हमारी कॉलोनीज होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर कभी हमारे इस होम प्लैनेट को कुछ हो भी जाए तो हमारे पास एक दूसरा प्लैनेट और रिसोर्सेज हो एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए। इसी के साथ दूसरा बड़ा कारण है लिमिटेड रिसोर्सेज। इसमें हर वो चीज आ गई जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जैसे वाटर, फूड, फर्टाइल लैंड, मिनरल्स और लगभग पूरा इकोसिस्टम। अब इसे ज्यादा डिटेल में मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी ने ये बचपन से ही पढ़ा है कि अर्थ के सारे रिसोर्सेज लिमिटेड है और एक दिन ये सभी चीजें खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम किसी तरह दूसरे प्लैनेट्स को कॉलोनाइज कर पाए तो शायद हम अगले बिलियन ईयर्स तक सरवाइव कर पाएंगे। इस चीज को सुपरमैन द मैन ऑफ स्टील मूवी में बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है कि आखिर कैसे उनके रिसोर्सेज खत्म होने पर वो नए प्लैनेट्स की तलाश में निकलते हैं। इसके बाद वाला जो फैक्टर है वो इसी से इंटरलिंक्ड है, जो है हमारे अर्थ की ओवर पॉपुलेशन। आज के दिन अर्थ पर टोटल 7.8 बिलियन लोग रहते हैं और एस्टिमेशंस के हिसाब से 2050 तक अर्थ की ग्लोबल पॉपुलेशन 11.5 बिलियन तक पहुंच जाएगी। अब आप कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पॉपुलेशन तो हर साल बढ़ती ही है। वेल, कैच यहाँ ये है कि साइंटिस्ट के हिसाब से अर्थ की मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ 9 से 10 बिलियन लोगों को होल्ड करने की है, यानी इससे ज्यादा पॉपुलेशन पूरा बैलेंस बिगाड़ सकता है हमारे अर्थ का। और ये चीज डायरेक्टली कनेक्टेड है अर्थ पर मौजूद रिसोर्सेज से, जिस वजह से एक दूसरे प्लैनेट पर कॉलोनी की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे अर्थ की पॉपुलेशन को किसी तरह मैनेज किया जा सके। और फिर आखिर में जो फैक्टर आता है वो है एस्टेरॉइड माइनिंग। ये अर्थ की नॉर्मल माइनिंग से काफी सिमिलर है, बस यहाँ अर्थ की जगह माइनिंग स्पेस में मौजूद एस्टेरॉइड्स और दूसरे प्लैनेट पर की जाती है। अब इस पॉइंट को हम वीडियो में आगे अच्छे से समझेंगे जब हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे। तो अब सिर्फ ये 4 ही कारण नहीं है जो स्पेस कोलोनाइजेशन की इंपॉर्टेंस को दर्शाते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। अब अगर बात की जाए स्पेस कोलोनाइजेशन के ऑपरेशंस की, तो बहुत सी बड़ी कंपनियां जैसे नासा, स्पेसएक्स, इसरो, ब्लू ओरिजिन इस फील्ड में काम कर रही है। लेकिन इन सभी कंपनीज के जो मिशंस हैं वो सिर्फ मार्स या मून पर ही ज्यादातर फोकस होते हैं। और इसका कारण है कि मार्स और मून का जो कंपोजिशन है वो अर्थ से काफी मिलता जुलता है
और यहाँ तक कि अर्थ और मार्स दोनों एक जैसे मटेरियल से ही बने हैं, जिस वजह से मार्स साइंटिस्ट की लिस्ट में सबसे टॉप पर है। अब आइए हम मार्स पर कोलोनाइजेशन को और अच्छे से समझते हैं। तो मार्स और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस है 140 मिलियन माइल्स। अब वैसे तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन फिर भी अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट हैबिटेबल प्लैनेट यही है, और कहीं ना कहीं डिस्टेंस इतना ज्यादा होने की वजह से कोई भी इंसान अभी तक मार्स पर नहीं गया है। मगर मार्स के हैबिटेट को लेकर हमारे पास आज काफी इन्फॉर्मेशन है। जैसे मार्स का जो एवरेज टेम्परेचर है वो -70 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, जिस वजह से मार्स पर आइस काफी मात्रा में पाई जाती है। और इतने ठंडे टेम्परेचर की वजह से यहाँ जितना भी पानी मौजूद है वो पोलर आइस कैप्स के फॉर्म में है। इसके अलावा अगर बात की जाए मार्स के एटमॉस्फेयर की, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर अर्थ के कंपैरेटिवली काफी थिन है, और यहाँ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है 95%। इसके अलावा हवा में 3% नाइट्रोजन है और 1.6% आर्गन, और बाकी की 0.4% में बाकी की अलग अलग गैसेस है, जिसमें से ऑक्सीजन भी एक है। और इस तरह के एटमॉस्फेयर की वजह से यहाँ कोई भी ओजोन लेयर नहीं है जो सन से निकलने वाली हार्मफुल यूवी रेस को रोक सके। इसके अलावा मार्स पर एक नॉर्मल दिन में आपको बहुत से डस्ट स्टॉर्म्स भी दिखाई दे सकते हैं, और कई बार ये इतने बड़े होते हैं कि पूरा प्लेनेट भी इनसे कवर हो सकता है। अब ये सब सुनकर आपके दिमाग में दो चीजें आ रही होगी कि आखिर यहाँ हैबिटेशन पॉसिबल है भी या नहीं। मतलब कुछ चीजें ये बता रही है कि हम इंसानों का सर्वाइवल यहाँ पॉसिबल है, वहीं यहाँ का एटमॉस्फेयर और वेदर इस चीज को पूरा डिनाई कर रहा है। तो हम यहाँ के हैबिटेशन के चैलेंजेस और पॉसिबिलिटीज को और भी डिटेल में समझने से पहले स्पेसएक्स कंपनी के स्टारशिप प्रोग्राम को पहले समझते हैं। स्टारशिप प्रोग्राम एक रॉकेट का नाम है जिसे एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने बनाया है। ये स्पेसक्राफ्ट आज तक बने सभी रॉकेट्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है, और ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेसएक्स ये क्लेम करती है कि ये रॉकेट अर्थ के ऑर्बिट, मून, मार्स और उससे भी आगे जाने के लिए बना है। और सबसे खास चीज है इसकी पेलोड कैपेसिटी। स्टारशिप में 150 मेट्रिक टन की रियूजेबल कैपेसिटी है और लगभग 250 टन की एक्सपेंडेबल कैपेसिटी। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो स्टारशिप रॉकेट 150 टन तक का सामान कोई भी प्लैनेट पर ले जाकर वापस ला सकता है। वहीं जो 250 टन एक्सपेंडेबल कैपेसिटी है वो सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो सकती है। इस सब के अलावा इसमें एक साथ 100 लोग स्पेस में जा सकते हैं। लेकिन स्टारशिप में एक छोटा सा प्रॉब्लम है। एलॉन मस्क को अभी तक इस प्रोजेक्ट में 100% सक्सेस नहीं मिला है, क्योंकि जब 20 अप्रैल 2023 को इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑर्बिट तक जाने के लिए लॉन्च किया गया था, तो वो लॉन्च के ठीक 4 मिनट बाद ही डिस्ट्रॉय हो गया था। और ये किस वजह से हुआ था, इसके पीछे अभी तक कोई भी ठोस कारण स्पेसएक्स ने नहीं बताया है। हालांकि कंपनी एक और रॉकेट लॉन्च करने का प्लान कर रही है 2024 में, जो अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो मार्स कोलोनाइजेशन की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि स्पेस कोलोनाइजेशन में ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस तरह के रॉकेट इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह की हैवी टेक्नोलॉजी हमें लगेगी एक कॉलोनी सेटअप करने के लिए मार्स पर, उसके लिए इसी तरह के रॉकेट्स की जरूरत है जो कम से कम बजट में स्पेस ट्रैवल कंप्लीट कर सके। और अगर आपको स्टारशिप के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हो। अब मार्स स्पेस कोलोनाइजेशन का इम्पोर्टेंट मगर एक ही पार्ट है। इसी के दूसरे पार्ट की अगर बात करें तो वो है लूनार कोलोनाइजेशन। अब ये अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है और मून की अपनी खुद की बहुत बड़ी स्टोरी है, इसीलिए इसे फिर कभी डिस्कस करेंगे। बस अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखिए कि मून अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर ही दूर है, तो डिस्टेंस तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मार्स की तरह मून पर कोई खुद का एटमॉस्फेयर नहीं है, ना ही यहाँ CO2 है और ना ही ऑक्सीजन, और इन दोनों में से एटलीस्ट एक गैस का होना तो बहुत जरूरी है हम ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए। इसके अलावा मून के कुछ हिस्सों में पानी भी है, लेकिन वो आइस के फॉर्म में है, और जिस पोर्शन में वो मौजूद है वहाँ सन की रोशनी नहीं पहुँचती है, जिस वजह से वहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। यानी इंसानों के लिए तो ये कहीं से भी रहने लायक नहीं है, और इन्हीं चीजों की वजह से साइंटिस्ट के स्पेस कॉलोनीज की लिस्ट में मून कहीं ना कहीं सेकंड प्रायोरिटी है। और अब टाइम आ गया है एक बहुत ही जरूरी चीज पर बात करने का, कि आखिर स्पेस को कोलोनाइज करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेगी और आखिर इनके सॉल्यूशंस क्या है। तो इसे समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा मार्स का। मार्स को कोलोनाइज करने में सबसे पहला टास्क होगा वहां तक पहुंचना, क्योंकि मार्स अर्थ से 225 मिलियन किलोमीटर दूर है, तो ट्रैवल में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर एक बार स्टारशिप पूरी तरह रेडी भी हो गया तब भी हमें कम से कम 6 से 9 महीने लगेंगे सिर्फ वहां तक पहुंचने में। और हर बार मार्स तक जाने का एक्सपेंस भी मैनेज करना होगा, जिसका सीधा सीधा सॉल्यूशन है कि कम से कम रिसोर्सेस अर्थ से ले जाए जाए और मार्स के ही लोकल रिसोर्सेज को वहाँ के हैबिटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो एक बार के लिए मान लीजिए कि स्टारशिप से हम मार्स पर पहुंच गए, तो अब दूसरा चैलेंज होगा एक शेल्टर क्रिएट करना। और ये शेल्टर बहुत से फैक्टर्स को ध्यान में रखकर बनाना पड़ेगा, जैसे रेडिएशन, क्योंकि अब मार्स पे कोई एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो रेडिएशन से बचने के लिए शेल्टर्स की वॉल को बहुत मोटा बनाना पड़ेगा, या फिर अंडरग्राउंड शेल्टर्स भी एक सॉल्यूशन हो सकता है इस रेडिएशन का।
इसके अलावा इन शेल्टर्स में एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हम इंसान -80 डिग्री सेल्सियस में तो काम नहीं कर सकते। और इन शेल्टर्स को इतना ज्यादा मजबूत होना चाहिए कि जो डस्ट स्टॉर्म्स है उन्हें भी आसानी से झेल सके। एंड नो डाउट एस्ट्रोनॉट्स को अपने स्पेस सूट तो हमेशा पहन के ही रखने पड़ेंगे। एक बार ये सभी चीजों को ध्यान में रखकर शेल्टर बन गया तो तीसरा टास्क होगा ऑक्सीजन ढूंढना। अब मार्स पे तो सिर्फ 0.13% ऑक्सीजन ही है, जो हम ह्यूमंस की बेसिक रिक्वायरमेंट से भी काफी कम है। और इस वजह से दूसरे तरीकों से हमें ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऑप्शन हो सकता है, जिसमें मार्स पर मौजूद फ्रोजन वाटर से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर लिया जाए। हालांकि इसके अलावा बड़े बड़े ऑक्सीजन टैंक्स भी हमें कैरी करने पड़ेंगे अर्थ से ही। हालांकि ये सब बहुत थोड़े समय तक चलने वाली चीजें हैं। अगर हमें मार्स पर परमानेंट ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए तो उसके लिए हमें ग्रीन हाउस सेटअप करने पड़ेंगे और टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ प्लांट्स उगाए जा सके। और ये चीज साइंटिस्ट ने भी कंफर्म की है कि ये पॉसिबल है। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो मिनरल्स चाहिए उनमें से कई मिनरल्स मार्स के रेड सॉइल में पाए जाते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल चेम्बर्स में ऐसे प्लांट्स पर ऑलरेडी रिसर्च चालू है। अगर किसी तरह ये चीजें सॉल्व हो जाती है तो शायद हमें ऑक्सीजन का प्रॉब्लम तो ना फेस करना पड़े। लेकिन हाँ, स्पेस सूट तो अब भी पहनना जरूरी होगा, क्योंकि मार्स के एटमॉस्फेयर में ऐसी बहुत सी गैसेस है जो हम इंसानों के लिए काफी खतरनाक है। इसके बाद अगला बड़ा चैलेंज होगा मार्स पर पानी ढूंढना। अब मार्स पर पानी बड़ी मात्रा में सिर्फ 2 ही जगह मौजूद है, एक तो आइस कैप्स के फॉर्म में और दूसरा है सरफेस के नीचे, हालांकि वो भी आइस के फॉर्म में ही है। इसके अलावा वाटर वेपर के फॉर्म में तो पानी न के बराबर है। तो अगर मार्स पर वाटर क्राइसिस को सॉल्व करना है तो आइस को ही प्यूरिफाई करके उसे पीने लायक बनाना होगा और कुछ रिसाइकलिंग मेथड्स का यूज करना होगा ताकि वो ही पानी को बार बार इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा पानी को इंपोर्ट करना तो इम्प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि उसका कॉस्ट हमें टेक्निकली कभी परवड़ेगा ही नहीं। एक बार अगर पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो लास्ट टास्क बचता है लोकल रिसोर्सेज का। हमें ज्यादा से ज्यादा लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा कॉलोनी सेटअप करने के लिए, ताकि अर्थ से कम कार्गो एक्सपोर्ट करना पड़े और जो कोलोनाइजेशन का एक्सपेंस है वो भी कम से कम हो सके। हालांकि ये 5 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बाद भी ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें रहेगी जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। फॉर एग्जाम्पल, हर चीज का एक बैकअप, क्योंकि हम अर्थ से काफी लाखों किलोमीटर दूर है तो कोई भी चीज को हम तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए एडवांस में हर चीज का स्टॉक होना बहुत जरूरी है। और अगर एक बार इन सभी चीजों का सॉल्यूशन मिल जाए तो शायद आने वाले सालों में हम इंसान मार्स पर भी अपना कदम रख सकते हैं। और ये सभी चीजें कोई स्पेकुलेशंस नहीं है, बल्कि स्पेसएक्स और नासा जैसी कंपनीज तो ये दावा करती है कि वो बहुत जल्द मार्स पर पहुंच जाएंगे। हालांकि वहां के सर्वाइवल के लिए लगने वाली बहुत सी टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन शायद आने वाले कुछ सालों में वो भी कोई ना कोई डेवलप कर ही ले। और अगर एक बार मार्स कोलोनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाए तो ये सिर्फ मार्स पर रहने वाले इंसानों के लिए ही बड़ी बात नहीं रहेगी, बल्कि अर्थ को भी इससे काफी बड़ा फायदा होगा। बहुत सी नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है इस तरह के प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने से। जैसे एस्टेरॉयड माइनिंग जैसे सेक्टर्स में काफी डेवलपमेंट होगी। अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज से नए मेटल्स और रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं और फिर उन्हें फर्दर एक्सप्लोरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा स्पेस टूरिज्म जैसे सेक्टर्स भी काफी डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मार्स कोलोनाइजेशन जैसा चीज हमने अचीव कर ली तो बहुत से लोग प्राइवेट कंपनीज को पैसे देकर वहां जाना चाहेंगे। यानी इकोनॉमी के लिए भी ये काफी फायदेमंद होगा। और अभी भी इस टॉपिक में कवर करने वाली बहुत सी चीजें हैं और अगर उन्हें इस वीडियो में इंक्लूड किया तो शायद ही 25 मिनट से भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं और एक बार आप फिर से सोचिए जो बात लेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कही थी।